Hello everybody, welcome to my channel StudyCom and I am Pooja Pahwa. Today's video will be about the secondary functions of commercial bank. हमने लास्ट क्लास में प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स पढ़ा था जिसमें दो फंक्शंस थे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड सेकंड वन वाज एडवांसिंग लोन्स. So in this class we will be studying about the other functions other than accepting deposits and advancing loans. तो वो जितने भी functions हैं हम secondary functions of commercial banks में क्लब कर देंगे. हमने वैसे लास्ट वीडियो में ये चीज़ कंक्लूड करी थी कि हमने सेकेंडरी फंक्शंस के अलावा दो कैटेगरीज और बनाई थी, एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शंस. बट वो सारे फंक्शंस भी हम सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स में क्लब कर सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गो अहेड विद दिस टॉपिक, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. तो पहला फंक्शन जो हम स्टडी करने वाले हैं इज योर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. अगर आपको ये वर्ड ओवरड्राफ्ट क्लियर नहीं है तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ओवरड्राफ्ट होता क्या है. जनरली क्या होता है कि बिजनेसमैन कमर्शियल बैंक्स के साथ करंट अकाउंट पर ऑपरेट करते हैं, वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं. तो क्या होता है कि जो ये बहुत करंट अकाउंट में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऑन डेली बेसिस होते हैं. तो इस वजह से एक ट्रस्ट या लॉयल रिलेशनशिप कस्टमर और उस बैंक के बीच में स्टैब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन कस्टमर्स को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं. ओवरड्राफ्ट मीन्स अगर आपके अकाउंट में इफ़ यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ कैश, शॉर्ट ऑफ एनी अमाउंट, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कमर्शियल बैंक है वो अपनी तरफ से आपको एज अ लोन दे देता है. फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी 1 लाख रुपीज़. Suppose I want to pay to my customer rupees 1 lakh and in my current account there is only rupees 60,000. तो ये जो 40,000 का शॉर्ट पड़ रहा है ये कभी कभी कमर्शियल बैंक्स मेरे बिहाफ पर पे कर देगा. तो ये जो 40,000 एक्सेस में जो पेमेंट हुई है दिस इज अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक टू मी बिकॉज आई एम ऑपरेटिंग अ करंट अकाउंट विद माई बैंक. सो दैट एक्सेस 40,000 इज नॉट प्रेजेंट इन योर अकाउंट बट स्टिल बैंक इज पेइंग. तो वो जो एक्सेस 40,000 एक तरीके से वो आपकी तरह लोन हुआ. तो इसको हम लोन नहीं बोलते हैं, हम इसको जनरली ओवरड्राफ्ट बोलते हैं क्योंकि करंट अकाउंट में हमारे अकाउंट में से माइनस हो जाता है. बट ये जो अमाउंट है ये आपको फिक्स्ड अमाउंट तक ही, रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट तक ही अवेलेबल होता है. इट डजंट मीन कि वो बैंक आपको करंट अकाउंट ऑपरेट करने के लिए लंबे और बड़े अमाउंट्स के लोन दे सकता है या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकता है. ओवरड्राफ्ट जनरली छोटे अमाउंट्स के लिए और रेस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए भी होता है. इट मीन्स यू हैव टू पे दैट 40,000 विद इन सम पीरियड ऑफ टाइम एज प्रेस्क्राइब बाय दैट कमर्शियल बैंक. सो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. सेकेंड फंक्शंस पर आते हैं. सेकेंड फंक्शन है आपका डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आई होप आपको ये पता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है. इट इज जस्ट लाइक एनी प्रोमिसरी नोट और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए सेलर और बायर के बीच में गुड्स की सेलिंग और परचेज हुई है. तो सेलर बायर के पास अगर तुरंत पैसे नहीं हैं तो वो एक तरीके से सेलर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मेरे पे एक बिल ड्रॉ कर दो जिसमें ये लिखा हो कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, और उसमें सारे डिटेल्स मेंशन करवा देगा जैसे कि कितने रुपए का सामान लिया और किस तारीख को ये सेल या परचेज हुआ और वो कितने तारीख पर प्रॉमिस करता है सेलर को पैसे लौटाने के लिए. तो अगर सेलर मान जाता है तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल एक डॉक्यूमेंट होता है वो ड्रॉ कर देता है जिसमें वो खुद साइन कर देता है और बायर से भी साइन करा लेता है. इट मीन्स इट्स अ लीगल इंस्ट्रूमेंट. और उसके बाद डिस्काउंटिंग होता है. डिस्काउंटिंग मीन्स अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया, सेलर के पास उसकी एक कॉपी होती है और प्रॉमिस होता है कि 2 महीने बाद बायर पेमेंट करेगा. तो अगर सेलर को 2 महीने तक नहीं रुकना है, उसको आज अगर ज़रूरत है तो वो बैंक के पास जा सकता है और बैंक के पास जाके वो बिल को डिस्काउंट करा सकता है. डिस्काउंट कराने का मतलब है कि उस बिल में जो अमाउंट पैसा बायर ने प्रॉमिस किया है वो बायर से ना लेके हम बैंक से ले सकते हैं. वो बैंक हमें दे देगा और बदले में एक फीस चार्ज करेगा जिसको डिस्काउंटिंग फीस या डिस्काउंटिंग चार्ज भी हम बोलते हैं. और फिर बैंक हमारे लिए काम कर देगा और बाद में जब भी 2 महीने के बाद जो मैच्योरिटी डेट आएगी बैंक बायर के पास चला जाएगा. इससे क्या है
कि सेलर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बायर भी अपना जितना उसको समय चाहिए होता है वो भी आराम से उतनी देर तक का वेट कर लेता है। तो ये है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग मीन्स बिफोर ड्यू डेट आप बैंक से जाके ये पैसे ले सकते हो। तो बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव विद अदर फंक्शंस। Agency function. Our third function is agency functions. Agency functions are those functions in which commercial banks act as agents for us. तो वो जितने भी फंक्शन जिसमें हमें ऐसा फील हो कि हमारे लिए कमर्शियल बैंक हमारे लिए एजेंट की तरह परफॉर्म कर रहा है, मीन्स हमारे बिहाफ पर परफॉर्म कर रहा है। हम चाहें तो वो खुद भी कर सकते हैं, बट ये फैसिलिटी हमें कमर्शियल बैंक भी देता है कि वो काम हमारे लिए वो कर सकता है। तो वो सारे फंक्शंस एजेंसी फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि इसमें पहला आप ले सकते हो ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ट्रांसफर ऑफ फंड्स और जैसे कि अगर हमें एक जगह से कहीं दूसरी जगह किसी और को पैसे भेजने हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तो वो काम भी कमर्शियल बैंक्स कर सकता है। हम सीधा कमर्शियल बैंक्स में जाके उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। तो ये बिना वहाँ गए हुए, बिना उस पर्सन के पास पहुँचे हुए, चाहे वो हमारी रीच में हो या नहीं रीच में हो, तो वो फैसिलिटी जो है फंड्स को ट्रांसफर करने की इज वन ऑफ द एजेंसी फंक्शंस। Second function of agency would be collection and payments of items। ये क्या है? कई बारी बैंक कमर्शियल बैंक हमारे लिए जब एजेंट की तरह परफॉर्म करता है तो उसका काम कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस थिंग्स भी होता है। बहुत सारे रिसीट्स होते हैं, बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं। पेमेंट्स जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है, तो ये फैसिलिटी हमें मिलती है कि वो हम अपने अकाउंट से ही पे कर लें। तो बैंक हमारे बिहाफ पे हमारे अकाउंट से उनको डेबिट कर लेता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह भी होते हैं। कई तरीके के बिल्स होते हैं जो आप जनरली कहीं जाके स्पेशल डिपार्टमेंट में पेमेंट करो, इससे अच्छा आप अपने बैंक को ये काम दे दोगे तो बैंक आपके लिए वो आपके अकाउंट से पे कर देगा। दूसरा है कलेक्शन ऑफ रिसीट्स। कलेक्शन ऑफ रिसीट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डिविडेंड आप रिसीव करते हो, किसी भी तरीके का रिसीट हो सकता है। कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उन इन्वेस्टमेंट के बदले आपको कुछ मिल रहा है, या फिर किसी कोई इन्वेस्टमेंट बैंक एफडी टाइप की है जो जिस पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सब रिसीट है बहुत सारे तरीके की। तो ये सब क्या आ जाएगा कलेक्शन ऑफ आइटम्स में। तीसरा सेल and purchase of foreign exchange। फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट में फॉरेक्स भी बोल सकते हैं। तो ये सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को अथॉरिटी कभी कभी देता है कि आप अपने कस्टमर के बिहाफ पे सेल या परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी कर सकते हो। अब इस फॉरेन एक्सचेंज कहाँ हम यूज़ करते हैं, कहाँ एक जनरल इंडिविजुअल फॉरेन एक्सचेंज यूज़ करता है? अगर हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारी पेमेंट या रिसीट जो भी होगी वो फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में होगी, किसी फॉरेन करेंसी के ही फॉर्म में होगी। तो आफ्टर ऑल उसको करंट बोल रही और आफ्टर ऑल उसको कन्वर्ट कराना पड़ता है हमें डोमेस्टिक करेंसी में। तो ये काम हमारे लिए कमर्शियल बैंक करती है जिसको हम कहते हैं सेल या परचेज ऑफ फॉरेक्स। उसके बाद जो चौथा फंक्शन है जो कमर्शियल बैंक्स का हम आखिरी फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो है आपका जनरल यूटिलिटी। मतलब जो जनरली यूटिलिटी के पर्पज से कमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड करता है। इसका बहुत इजी एग्जाम्पल है लॉकर फैसिलिटी। तो मतलब अगर आप बैंक में जाओगे पैसे जमा करने या डिपॉजिट करने, मतलब सिर्फ यही काम नहीं है, उसके अलावा बैंक आपको अपनी तरफ से लॉकर फैसिलिटी भी देता है, एक जहाँ पे वो आपको एक लॉकर प्रोवाइड करता है और आप उसमें अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी, कुछ भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, जो आप सेफ रखना चाहते हो, आप उस लॉकर में रख सकते हो। बदले में बैंक आपसे एक छोटा सा फी चार्ज करता है लॉकर के लिए,
जिसको जो लॉकर रेंट कहलाता है। तो ये फैसिलिटी भी आपकी जनरल यूटिलिटी की है। इसमें और भी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट। ये भी एक जनरल सा काम है जो कमर्शियल बैंक हमारे लिए करता है, हमें फैसिलिटी देता है। लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके का इट्स मोर लाइक अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे एक हम स्टूडेंट्स का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है विच सर्टिफाइज योर कैरेक्टर दैट यू आर ऑफ गुड कैरेक्टर। उसी तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट जो है कमर्शियल बैंक की तरफ से आता है विच सर्टिफाइज दैट वी आर ऑफ गुड कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। मीन्स वी आर trustable, we are reliable in the sense that if we have taken a loan earlier, we have made sure that we are paying the installments timely, we do not skip in installments, and we have paid every amount of the loan very timely. So एक तरीके से ये आपको क्रेडिट वर्दी बनाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। एजेंसी फंक्शंस में और भी फंक्शंस आ सकते हैं, जैसे कि गारंटर ऑफ विल, ट्रस्टी ऑफ विल। मीन्स कई बारी क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर योर सेक, ट्रस्टी ऑफ या गारंटर ऑफ विल। कई बारी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो अपनी वसीयत बनाते हैं जिसको विल बोलते हैं, और वो बैंक के पास छोड़ देते हैं कि इन केस इफ आई डाई then the commercial banks takes the responsibility whatever is written in the will and make sure that everything is whatever is written in the will is properly implemented. तो ये सारी चीज़ें हैं which tells you about the functions of commercial bank. I hope every topic is very clear to you. If you find any kind of trouble or any kind of issue in any of the topic, then you can tell me and I can explain you in the next video. And I hope this is all very clear to you. So let's start with this. मान लेते हैं कि मैं किसी बैंक में जा रही हूँ जिसका नाम है बैंक ए, इसको मैं फर्स्ट राउंड मानूंगी, फर्स्ट राउंड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो मैं 1000 रुपीज जा रही हूँ बैंक में लेके, तो मैंने बैंक में पैसे जमा कर दिए। अब बैंक का आगे क्या फंक्शन है, किस तरीके से वो प्रोसेस करता है, आप ये देखिए। अगर 1000 रुपीज बैंक के पास आए हैं एज ए डिपॉजिट, तो बैंक वो 1000 रुपये अपने पास नहीं रखेगा, वो डेफिनेटली चाहेगा कि उसको एज अ कहीं पे यूटिलाइज करे। तो बैंक यूटिलाइज करने के लिए वो आगे लोन देता है, जो हम डिपॉजिट करते हैं वही वो आगे लोन की तरह देता है, लेकिन वो पूरा का पूरा 1000 रुपीज एज अ लोन नहीं दे सकता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने एक रूल बनाया होता है CRR का। CRR कैश रिजर्व रेशियो, इसको LRR लीगल रिजर्व रेशियो भी कई बार आप पढ़ोगे। तो ये CRR है, एक रेशियो है जो सेंट्रल बैंक मेंटेन करने के लिए कमर्शियल बैंक को बोलता है। मींस अगर 1000 रुपीज अगर आपके पास टोटली डिपॉजिट आए हैं, तो आप उसका 10% अपने पास रखेंगे। मींस 1000 का 10%, 100 रुपीज कमर्शियल बैंक अपने पास कैश की तरह रखेगा, और बाकी वो आगे किसी को भी लोन की तरह दे सकता है। तो मैंने अगर 1000 रुपए जमा किए थे, तो उसमें से सिर्फ बैंक आगे लोन 900 का ही दे सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड है। इट मीन्स अभी तक लोन कितना मार्केट में गया है, 900 रुपीज का। बैंक के पास आए थे 1000 रुपए, जिसमें से 100 रुपए उसने अपने पास रखा और 900 आगे लोन की तरह दे दिया। अब देखते हैं इसका आगे से। अब मान लीजिए ये जो 900 है वो किसी जिसको भी लोन की तरह मिला होगा, वो उसके बैंक अकाउंट में ये पैसा गया होगा। ठीक है, हम एक और अजम्पशन मानेंगे कि जितना भी ट्रांजैक्शन होगा थ्रू चेक्स होगा। अगर हम भी डिपॉजिट कर रहे हैं या हमें लोन मिल रहा है, तो वो थ्रू बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, चेक्स के थ्रू होता है। तो ये मान लीजिए किसी जिसको भी लोन ये 900 का गया था, ये 900 उसने स्पेंड किया होगा, कहीं भी खर्च किया होगा, जहां भी उसको जिस चीज के लिए भी उसने लिया होगा लोन, तो वो जो खर्च करेगा तो वो भी किसी का इनकम बना होगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने 100 रुपए की कुछ चीजें खरीद ली, मान लीजिए मैंने 100 रुपए के फ्रूट्स खरीद लिए, तो मेरे लिए एक एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो किसी का तो इनकम है। उसी तरीके से 900 उस बंदे ने खर्च किया होगा, लेकिन जिसके पास भी वो एज ए इनकम की तरह गया होगा, वो भी चाह रहा होगा कि डिपॉजिट कर दे, तो वो जाएगा बैंकिंग सिस्टम में। मान लीजिए बैंक बी के पास गया है, इसको सेकेंड राउंड बोलेंगे। बैंक बी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया वो किसी भी बैंक में जाए, वो एक ही बैंकिंग सिस्टम है। तो बैंक बी के पास जाता है, वो 900 डिपॉजिट करता है। अब सेकेंड राउंड चल रहा है इकोनॉमी में, और 900 का 10% फिर से वो कमर्शियल बैंक अपने पास एज अ CRR लेगा। तो 900 का 10% इज 90 रुपीज। इट मीन्स 900 में से वो 90 सिर्फ अपने पास रखेगा, और बाकी कितना बचा
810 वो बैंक बी जो है आगे लोन की तरह दे सकता है। विथ सेम लॉजिक अगेन, इनकम एक्सपेंडिचर बिकम्स somebody's income. This 810 comes back to the banking system in the round 3. मान लेते वो बैंक सी के पास आ रहा है as 810 रुपीज। इसमें से फिर से कमर्शियल बैंक अपने पास 81 रुपीज रख लेगा और कितना बचा 729, ये वो आगे लोन की तरह दे सकता है। ये तब तक प्रोसेस चलता है जब तक ये जो डिपॉजिट का अमाउंट है एग्जॉस्ट होके जीरो ना बन जाए, ठीक है। और हम जब इस पूरा जीरो तक जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो आप लास्ट में जब आप टोटल निकालोगे तो आप देखोगे कि इस कॉलम का टोटल आ रहा है 10,000, ठीक है, और इसका टोटल आएगा 1,000। तो ये क्या है, कहने का मेरा ये मतलब है कि ये प्रोसेस चलता जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। मींस 1,000 रुपीज इनिशियली बैंक के पास आया, उसी 1,000 में से बैंक ने कितने अमाउंट का लोन क्रेडिट क्रिएट किया इकोनॉमी में, रुपीज 10,000 का। तो दिस इज 10 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। 1,000 और 10,000 इज मींस 10,000 इज 10 टाइम्स द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1,000। तो ये जो 10 टाइम्स जो इंक्रीमेंट हो रही है, मींस अगर 1,000 रुपीज जमा हुआ है तो उससे इकोनॉमी में 10,000 का लोन क्रिएट हो रहा है, क्रेडिट क्रिएट हो रहा है। तो ये 10 टाइम्स क्या है मेरा के, इसको बोलते हैं के स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर। के स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मींस द नंबर ऑफ टाइम्स द क्रेडिट हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम दैट इनिशियल डिपॉजिट। इसका फॉर्मूला है 1/r। r stands for this reserve ratio. This is your r. तो यहाँ पर 1/r, r is 10%. तो 10% can be written as 0.1% is equal to 10 times. ये है आपका मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर स्टडी करता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स से क्रेडिट क्रिएट हुआ है एक इनिशियल डिपॉजिट से। तो हमने दो चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझी कि क्रेडिट क्रिएशन होता कैसे है, हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स एंड व्हाट इज के। तो मल्टीप्लायर भी हमने इसी कॉन्सेप्ट में स्टडी किया। तो मल्टीप्लायर ये स्टडी करता है, ये आपको स्टडी करके बताता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इज द क्रेडिट क्रिएटेड फ्रॉम द इनिशियल डिपॉजिट, व्हाट इज द proportion with which the credit has been created. I hope this is very clear to you. अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में वो ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे किसी भी स्पेशली इसमें से कोई एक टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ उसको और डिटेल में स्टडी करना, तो वो भी आप मुझे बता देना, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो भी डिलीवर कर सकती हूँ। देयर इज नो इशू एट ऑल। तो दिस वाज ऑल अबाउट कमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शन. Our next video will be about central bank.